नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का 9 PM स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। सबसे पहली खबर क्या है? इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में हुई है और इस बैठक के लिए कई विपक्षी दलों के नेता सोमवार से ही राजधानी में पहुंच गए थे। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई तो वहीं मोदी वर्सेस हु के सवाल का भी जवाब मिलता हुआ नजर आया है। फिलहाल बैठक की बात करें तो पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई, दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई बेंगलुरु में हुई और तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर मुंबई में हुई। चौथी बैठक 19 दिसंबर यानी कि दिल्ली में हुई है। और इन्हीं 4 बैठकों से उम्मीद इस बात की थी कि इंडिया गठबंधन एक कंसेंसस पर पहुंचेगा, यानी कि संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा और आने वाले 2024 में इंडिया गठबंधन किस रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाला है। लेकिन आज की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, न जवाब मिला संयोजक के चेहरे को लेकर। हालांकि नाम बड़े आए लेकिन कोई तय नाम नहीं आया। तो दूसरी तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी अभी अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एकजुट हुए इंडिया गठबंधन की तरफ से पीएम फेस कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। इस मीटिंग में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने यह प्रस्ताव दिया। हालांकि खड़गे ने इस पर कहा कि पहले चुनाव जीतेंगे और फिर देखेंगे। आपको यह भी बता दें कि इस बैठक में 28 दलों के दिग्गज नेताओं के बीच इसको लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा ईवीएम, सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दे समक्ष में रखे गए। बैठक में सीट शेयरिंग, ईवीएम के समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। लेकिन मोदी वर्सेस हु की तस्वीर आज मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर, उनके चेहरे के तौर पर, प्रस्ताव के तौर पर सामने आई। तो विपक्षी पार्टियों की जो मीटिंग थी, यानी इंडिया गठबंधन की बैठक थी, वो खत्म हो चुकी। तो देश को सबसे बड़ी ब्रेकिंग भी मिली कि 2024 में पीएम मोदी का मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे से हो सकता है क्या, और इसको लेकर गठबंधन के बाकी नेताओं का क्या कुछ कहना था, आपको पहले वो सुनवाते हैं। पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। तो इसीलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़ के हम मेजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे। और बीजेपी आज जो, और मोदी जी बहुत इतना 1-2-3 इलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना घमंड आया कि अब देश में मेरे सिवाय कोई नहीं बचेगा, या दुनिया में भी मैं एक ही लीडर हूँ, प्रचार करते हैं। तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे। अच्छा रहा, अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। कन्वीनर को लेकर सर कोई चुना गया? कन्वीनर को लेकर कोई बात हुई? नहीं, अभी नहीं। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। इस मीटिंग को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर तंज कस दिया। दरअसल नीतीश कुमार को भी पीएम फेस माना जा रहा था, लेकिन विपक्ष की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का जिक्र होना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। आपने वो ट्वीट देखा जो किया गया, और जाहिर है कि ऐसे में तंज कसा गया नीतीश कुमार को लेकर भी, और दूसरी तरफ लालू यादव को भी लेकर, कहते हुए कि इनके हाथ खाली रह गए हैं। अब बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद के शीतकालीन सत्र में आज क्या हुआ? हंगामा हुआ, शोर हुआ और सस्पेंशन हुआ। देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के गंभीर मुद्दों पर चर्चा, माफ कीजिएगा, मजाक चल रहा है।
लोकतंत्र का सवाल है, लिहाजा शब्दों में तल्खी ठीक नहीं। लेकिन सवाल तो बनता है कि आखिर संसद में ये चल क्या रहा है और ऐसा क्यों आम होता जा रहा है। संसद का सत्र शुरू होता है और हर मिनट खत्म होने का लिए वो तैयार रहता है। विपक्ष अपनी भूमिका को एक ट्रोलर बनाकर बैठा हुआ है। संसद सत्र से आज की खबर महज इतनी है कि संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन की कार्रवाई लगातार जारी है और हर दिन सत्र खत्म होने के साथ निलंबन टू बी कंटिन्यूड बना हुआ है। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर विपक्ष ही सस्पेंड है। आज लोकसभा में एक बार फिर से 49 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही संसद से अब तक कुल मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। सोमवार को संसद के दोनों ही सदनों से कुल मिलाकर 92 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें 46 लोकसभा से और 46 राज्यसभा से थे। और अगर ही दोनों सदनों में सांसदों के निलंबन की बात की जाए तो लोकसभा से अब तक 95, जबकि राज्यसभा से 46 सांसदों को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज यानी कि मंगलवार को जिन सांसदों को सस्पेंड किया गया उसके कुछ प्रमुख नाम आपके सामने रख देती हूं, जैसे कि फारूक अब्दुल्ला, सुप्रिया सुले, शशि थरूर, डिंपल यादव, ज्योत्सना महंत समेत कई नेता शामिल रहे। लेकिन आज 141 का आंकड़ा जब सदन में निष्कासन का सामने आया तो यह भी उभरती हुई तस्वीर नजर आई कि आजादी के बाद से निलंबन की ये तस्वीर, ये आंकड़ा सबसे बड़ा आंकड़ा है और इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष ये कह रहा है कि आज की सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है और सांसदों को, विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। इसको प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मनमाने सस्पेंड किया गया और आज तक ये देश के इतिहास में पहली बार है कि आज कितने लोगों को उन्होंने सस्पेंड किया। ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, ये डराने की बात हो गई है। Anarchy being played inside the parliament. They don't have even an iota of faith upon the parliamentary system in our country. So that is why it is nothing but an anarchy inside the parliament. भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ तमाम पुरानी बिल्डिंग में मनुस्मृति की चीजें रखी हैं कि यहाँ हमें अधिकार है कि हम अब सही बात करें। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? जोर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना था? प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। आज देश के लोकतंत्र वाले स्कोर बोर्ड पर अगर आप नजर डालेंगे तो सांसदों के निलंबन के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इससे पहले 1989 में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था, लेकिन आज एक अकेले दिन में 92 सांसदों को सदन से बाहर कर दिया गया और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। और इसी बीच अगर बीते मनमोहन सरकार और मोदी सरकार में निलंबन के डेटा पर आप नजर डालेंगे तो नरेंद्र मोदी सरकार में अलग अलग समय पर लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर ने कुल मिलाकर 26 बार सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई की है। मोदी सरकार में कुल 282 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसमें 94 राज्यसभा सदस्य हैं और 188 लोकसभा सदस्य शामिल थे। तो मनमोहन सिंह की अगुवाई वाली यूपीए कार्यकाल में 2004 से लेकर 2014 तक 43 सांसद निलंबित किए गए थे, जिसमें 7 राज्यसभा सदस्य और 36 लोकसभा सदस्य थे। इसी तरीके से मनमोहन सरकार की तुलना में मोदी सरकार में कई गुना ज्यादा सांसदों का निलंबन हुआ है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में सांसदों के निलंबन का आंकड़ा ज्यादा रहा है और ऐसे में एक सवाल भी उठता है कि क्या विपक्ष इस घटना से आक्रोशित होकर 1989 के इतिहास को दोहरा सकता है? दरअसल साल 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उनके कार्यकाल में एक दिन में 63 सांसदों को निलंबित किया गया था।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की जांच के लिए बनी हुई जस्टिस ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को 15 मार्च 1989 को संसद में पेश किया गया था। विपक्ष राजीव सरकार को बोफोर्स मुद्दे पर घेर रहा था और हंगामा कर रहा था। ऐसे में 63 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जो कि अब तक का लोकसभा में सांसदों के निलंबन का एक रिकॉर्ड है। यह रिकॉर्ड शीतकालीन सत्र के 18 दिसंबर 2023 को 78 सांसदों के निलंबन के साथ ही टूट चुका है। हालांकि अब और उस समय के निलंबन में जो खास अंतर है वो ये कि इन सांसदों को हफ्ते के बाकी बचे हुए दिनों के लिए निलंबित किया गया था, जो कि 3 दिन था, जबकि इस बार सांसदों को सदन के बाकी सत्र के लिए ही, यानी कि पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। हालांकि उस समय सांसदों द्वारा अध्यक्ष से माफी मांगने के एक दिन बाद निलंबन को रद्द भी कर दिया गया था। और वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने एक अखबार को दिए हुए इंटरव्यू में कहा कि अगर सहमति बनी तो लोकसभा से सामूहिक इस्तीफा जैसा कदम भी उठाया जा सकता है। संसद में सस्पेंशन कोई आम खबर नहीं होनी चाहिए। हम इसे इतना आम नहीं बनने देना चाहिए। संसद में चर्चा होनी चाहिए, हंगामा नहीं। संसद में दरअसल 3 सत्र होते हैं, उनका जिक्र भी आपके सामने कर देती हूं। पहला है बजट सत्र। यह बजट सत्र फरवरी से लेकर मई महीने तक चलता है। दूसरा मॉनसून सत्र, जो कि जुलाई से शुरू होकर अगस्त और सितंबर महीने तक चलता है, और फिर उसके बाद शीतकालीन सत्र, जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। अभी फिलहाल संसद में शीत सत्र चल रहा है और इस एक सत्र में जहां पर जनता के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थी, पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए थी, वहां पर शोर शराबा, हंगामा, ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये संसद हमारे और आपके पैसों से चलती है, यानी कि हमारे और आपके टैक्स के दिए हुए पैसों से चलती है। और संसद की हर एक कार्यवाही पर अगर मैं हर एक मिनट की बात करूं तो 2.5 लाख रुपए का खर्च अनुमानित है। आसान सी भाषा में आप समझिए, 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है, या ये कह लीजिए कि आपका और हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है। संसद सत्र के 7 घंटों में 1 घंटा लंच को अगर आप हटाकर देखें तो 6 घंटे बचते हैं, और इन 6 घंटों में दोनों ही सदनों में, यानी राज्यसभा और लोकसभा में, केवल विरोध, हो हल्ला और शोर होता है। और इसी की वजह से हर मिनट में 2.5 लाख रुपए बर्बाद हो जाते हैं। संसद में हंगामा होने की वजह से आम आदमी का 2.5 लाख रुपए हर मिनट बर्बाद हो जाता है। संसद की कार्यवाही के लिए जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो हमारी और आपकी कमाई का हिस्सा होते हैं। ये वही रकम होती है जिसे हम और आप टैक्स के रूप में भरते हैं ताकि देश का विकास हो सके। देश की संसद में हमसे और आपसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा हो सके। देश की संसद अगर यूं ही चलती रही और इसी तरीके से हंगामेदार होती रही तो कई लोगों का मानना यह है कि इसकी तुलना सफेद हाथी से होने लगेगी, जिसको पालना यानी कि चलाना एक अलग तरीके का टास्क हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप समझें तो संसद में पूछे जाने वाले एक सवाल के लिए लाखों टन पेपर प्रिंट होते हैं, जिन्हें अलग अलग मंत्रालयों में भेजा जाता है, जिसको प्रिंट करने के लिए कागज, स्याही, लोग, गाड़ी, पेट्रोल, डीजल से जैसे तमाम खर्चे होते हैं। और आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि संसद की एक दिन की कार्यवाही में कितना पैसा खर्च होता होगा। आइए अब मूल खबर पर वापस लौटते हैं। संसद के अंदर से जब सांसदों का निलंबन हुआ तब आपके सांसद बाहर इसको लेकर चिंतन नहीं कर रहे थे, बल्कि वो किसी ट्रोलर की तरह बाहर मिमिक्री कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। अब आप ये तय करिए कि वो किसका मजाक उड़ा रहे थे, सभापति जगदीप धनखड़ का या फिर हमारे लोकतंत्र का। संसद के बाहर ये तस्वीरें जो देखने को मिली, मजाक उड़ाते कल्याण बनर्जी नजर आए, मिमिक्री कर रहे थे जगदीप धनखड़ की, सामने खड़े हुए राहुल गांधी वीडियो बनाते हुए नजर आए। जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें क्या लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली नहीं है?
संसद के बाहर सभापति का मखौल उड़ाया गया, तो इसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। विपक्षी नेताओं की ओर से सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के बाद जाट एसोसिएशन का एक ट्वीट भी सामने आया, जहां पर यह लिखा गया कि उपराष्ट्रपति और जाट समुदाय के गौरव जगदीप धनखड़ का मजाक उड़ाया गया। आने वाले लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय इस मजाक का हिसाब जरूर लेगा। और वहीं इस मामले को लेकर बीएसपी दो फाड़ नजर आती है। पार्टी के सांसद मलूक नागर ने जहां पर मिमिक्री करने पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की निंदा की, तो दूसरे सांसद श्याम सिंह यादव उनके समर्थन में नजर आए। श्याम सिंह यादव ने कहा है कि कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर कुछ भी गलत नहीं किया। यादव ने कहा कि किसी की नकल उतारना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इसे गलत नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने सभी विपक्षी दलों को सलाह भी दी कि उन्हें इंडिया गठबंधन ज्वाइन करना चाहिए। श्याम सिंह ने आज राहुल गांधी से भी मुलाकात की है। और आइए इसी के साथ अब अगली खबर की शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। भारत की 140 करोड़ आबादी में कितने लोग आम हैं, यानी कि वो खास नहीं है? इसका जवाब है भारत के 99% लोग आम आदमी ही होते हैं। भारत में गरीबी भी एक जाति है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं। लेकिन मिडिल क्लास वाला आम आदमी भी शोषण का उतना ही शिकार रहता है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य ब्यूरोक्रेसी में, नेता नगरी में या फिर धनवान नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि समाज में आपके लिए 1% खास लोगों जितना प्रिविलेज नहीं है। 1% खास लोगों के कहने पर मुकदमे तुरंत लिख लिए जाते हैं। 1% खास लोग रात में भी कोर्ट हेयरिंग करवा सकते हैं। 1% खास लोग वो सब कुछ कर सकते हैं जो शायद 99% आम लोग नहीं कर सकते। हमारे समाज में जातियों का बंटवारा भी आम लोगों के बीच ही दिखता है। जब आप 1% खास लोगों में शामिल हो जाते हैं, तो वहां पर जातियों का बंधन नहीं होता। समाज में आम और खास की धारणा भी बदलती रहती है। मसलन किसी कोतवाली में एक कोतवाल खास होता है, एक जिले में एक जिलाधिकारी खास होता है, देश में बड़े नेता खास होते हैं। और इन्हीं आम और खास लोगों के साथ समाज दो हिस्सों में बंट जाता है, एरिस्टोक्रेसी और इसके साथ ही कॉमनर्स में। इस बंटवारे का सबसे बड़ा घाटा क्या है, वो आप इस तस्वीर के जरिए देखिए। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बरेली जंक्शन का है, जहां पर एक महिला टीटीई एक महिला यात्री का कॉलर पकड़कर उसकी पिटाई कर रही है। इस मामले में महिला टीटीई को निलंबित कर दिया गया। साथ ही टीटीई की दोनों सहयोगियों से जवाब भी मांगा गया है। कार्रवाई जो भी हुई हो, लेकिन आप इस वीडियो को देखिए और खुद से सवाल करिए कि आखिर एक टीटीई किस अधिकार से एक महिला यात्री को थप्पड़ मार सकती है। हम ऐसी तस्वीरों को आम नहीं मान सकते, बल्कि सवाल करना होगा किसी भी क्षेत्र के किसी भी अधिकारी के पास यह अधिकार कहां से आ जाता है कि वो किसी सामान्य इंसान के साथ इस तरह का व्यवहार कर सके। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN.1 के सामने आने के बाद लोगों की टेंशन बढ़ गई है।
केरल से इसका एक्टिव केस सामने आया तो केरल में सोमवार को कोविड-19 के 111 नए मामले आए। केरल में बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया है। वहीं केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। कोरोना महज एक खबर नहीं है, बल्कि हर बार की तरह एक बड़ा सवाल है कि अब इसके आगे क्या। इस बार का कोरोना वेरिएंट कितना खतरनाक है? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम ने रिसर्च की है और आपके लिए इन्हीं जरूरी सवालों के जवाब तलाशे हैं जो आज हर किसी के लिए जानना जरूरी है। सबसे पहला सवाल है कि क्या है कोरोना का JN.1 वेरिएंट। जवाब यह है कि JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक सब वेरिएंट है। यह कोविड का नया वेरिएंट नहीं है। सबसे पहले दिसंबर 2022 में लक्जमबर्ग में यह वेरिएंट मिला था और इसके बाद यह दुनिया भर में 40 से अधिक देशों में फैल चुका है। JN.1 उसी पिरोलो वेरिएंट से आया जो खुद ओमिक्रॉन वेरिएंट से निकला था। अब दूसरा सवाल है, JN.1 वेरिएंट के आखिर लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? JN.1 वेरिएंट के लक्षण अन्य ओमिक्रॉन सब वेरिएंट जैसे ही हैं। इसमें बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश आदि सब कुछ शामिल है। कुछ मामलों में JN.1 वेरिएंट से पीड़ित लोगों में स्वाद या गंध की हानि, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण भी संभावित हैं। अब तीसरा सवाल यह है कि JN.1 वेरिएंट कितना संक्रामक है? JN.1 वेरिएंट ओमिक्रॉन के अन्य सब वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। एक स्टडी में यह पता चला है कि JN.1 वेरिएंट के एक संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में आने वाले लोगों के संक्रमित होने की संभावना बाकी के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट के मामले में 1.2 गुना अधिक थी। चौथा सवाल क्या है, JN.1 वेरिएंट से कितनी गंभीर बीमारी है? अभी तक इससे होने वाली बीमारियों के बारे में ज्यादा कुछ साफ तो नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती जांच से पता चला कि इस वेरिएंट से बीमार होने वाले लोग ओमिक्रॉन की तुलना में ज्यादा गंभीर नहीं हैं। हालांकि अभी इस वेरिएंट पर एक्सपर्ट्स रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसके बारे में ज्यादा जानकारी आ सके। सवाल यह भी है कि JN.1 वेरिएंट से बचाव के लिए करना क्या चाहिए? JN.1 वेरिएंट से बचाव के लिए वही उपाय किए जा सकते हैं जो कि बाकी के ओमिक्रॉन से बचाव के लिए किए जाते रहे। इसमें वैक्सीनेशन है, बूस्टर डोज है, बूस्टर शॉट्स लेना है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना और अपने हाथों को बार बार धोना शामिल किया गया है। अगला सवाल यह है कि JN.1 वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए, उसके फैलाव के लिए, उसको रोकने के लिए किया क्या जा सकता है? JN.1 वेरिएंट के प्रसार को रोकने के लिए सरकारें वैक्सीनेशन और बूस्टर शॉट को तेज कर सकती हैं। वहीं मास्क पहनने और सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के नियमों को लागू करने के साथ साथ टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि कितना खतरनाक है JN.1 वेरिएंट। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि अभी JN.1 के लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं हैं और इससे ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसके म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे। फिलहाल इसका एक ही मामला सामने आया है। कोविड केस की रफ्तार धीमी है तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ रहा है। हालांकि भविष्य के बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब जानने के बाद भी आपको क्या करना है? कोरोना से आपको घबराना नहीं है, बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि देश भर में कोविड केसेस बढ़ चुके हैं। हालांकि ये गंभीर नहीं है, 90% से ज्यादा केसेस घर पर ठीक हो रहे हैं, मरीजों में सामान्य लक्षण हैं। इसीलिए आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, घबराने की या पैनिक की जरूरत नहीं है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। और आइए इसी बीच में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाल बाल बचे हैं। पुचरी का लोटा पर गाड़ी गिरी नाले में, जिसके बाद दूसरी गाड़ी से सीएम रवाना हो गए। भजनलाल शर्मा रवाना हुए, श्रीनाथ जी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद आगे के कार्यक्रम की तरफ वो बढ़ गए हैं। श्रीनाथ जी मंदिर जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। लेकिन भजनलाल शर्मा के बाल बाल बचने की इस वक्त खबर है। पुचरी का लोटा पर गाड़ी गिरी है नाले में, ये लोकेशन है। और इसके बाद फिर वो दूसरी गाड़ी से रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना हो चुके हैं। श्रीनाथ जी मंदिर में अब वो पूजा अर्चना करेंगे।